नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सीरीज लेके आ चुका हूं, जिसका कि आज पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में कालेश्वर मेला मनाया जाता है। तो कालेश्वर मेला जो है ये हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध मेला है। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेले हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला, तो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला जो है ये मंडी जिले में मनाया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आता है कि लोहड़ी कहाँ की फेमस है हिमाचल में। तो हिमाचल प्रदेश में जो लोहड़ी मेला फेमस है ये परागपुर कांगड़ा का बड़ा प्रसिद्ध है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि होली कहाँ की फेमस है। तो होली जो फेमस है ये सुजानपुर के हमीरपुर के सुजानपुर की जो होली है ये हिमाचल प्रदेश में फेमस है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक सारी मेला लगता है। सारी मेला कहाँ पे लगता है, तो सारी मेला जो ये अर्की में लगता है। कहाँ पे लगता है, अर्की में जो है ये सारी मेला लगता है। इसके अलावा एक और मेला है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, पत्थर का खेल मेला। पत्थर का खेल मेला जो है ये हलोग शिमला में लगता है, हलोग नामक जगह में, जो कि शिमला जिले में हलोग। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आता है कि भैंसों का मेला, बुफेलो फेयर हम जिसको बोलते हैं, तो भैंसों का जो मेला है ये मशोबरा शिमला में ही लगता है। सिप्पी मेला परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, पुलिस के परीक्षा में भी सिप्पी मेला पूछा गया है। सिप्पी मेला जो ये मशोबरा में लगता है। इसके अलावा एक लोसर फेस्टिवल है, ये भी परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिल सकता है। लोसर फेस्टिवल जो है ये लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों ही जिलों में मनाया जाता है। लोसर जो है ये नव वर्ष का एक त्यौहार है। फुलेश त्यौहार जो है किन्नौर में मनाया जाता है। इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन की अब बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ से कवर कर लिए हैं। भाभा घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो अगर मैं बात करता हूँ भाभा घाटी की, भाभा घाटी जो है ये किन्नौर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि भाभा घाटी कहाँ पे है, तो भाभा घाटी जो है ये किन्नौर में स्थित है। देखिए, भाभा घाटी के नाम से एक भाभा जल विद्युत परियोजना भी है। अगर क्वेश्चन आएगा भाभा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो भाभा जल विद्युत परियोजना जो है किन्नौर में स्थित है। कितने मेगावाट की है, देखिए पुलिस के पेपर आपको पता है अच्छे लेवल का आता है, तो 120 मेगावाट की है भाभा जल विद्युत परियोजना। इसके अलावा देखिए घाटियों की यहाँ पे बात हो रही है, तो घाटियाँ हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट घाटियाँ जो पेपर में पूछी जाती है। किन्नौर की सबसे पहले देखते हैं बसपा घाटी। देखिए बसपा घाटी कहाँ पे, बसपा घाटी जो है ये किन्नौर में स्थित है, और बसपा घाटी को जो है वो सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन्नौर में स्थित है बसपा घाटी, बसपा घाटी का अन्य नाम क्या है, तो सांगला घाटी। ये भी आपने यहाँ क्वेश्चन पुलिस के ही पेपर में आया है कि किन्नौर को गढ़वाल से कौन सी घाटी जोड़ती है, तो किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ती है बसपा घाटी। देखिए आपने क्या करना है कि एक नोटबुक ले लेनी है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, राइट डाउन कर लेना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पब्बर घाटी जो है इसको रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये शिमला में स्थित है। इसके अलावा स्वां घाटी है और स्वां नदी भी है। स्वां घाटी ऊना में है और स्वां नदी जो है ये भी ऊना में है, और स्वां नदी को ही दुख का दरिया या ऊना का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये उथल पुथल लाती है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घाटियों में से, क्यारदा दून घाटी। क्यारदा दून घाटी जो है इसको पोंटा घाटी भी कहा जाता है, ये सिरमौर जिले में स्थित है क्यारदा दून घाटी। इसका अन्य नाम है पोंटा घाटी। दून घाटी और सैपरून घाटी ये दोनों की दोनों कहाँ पे है, ये सोलन में स्थित है, दून घाटी और सैपरून घाटी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ, सबसे अधिक फर्टाइल जो वैली होती है वो कौन सी है, तो वो है मंडी की वलय वैली। कौन सी वैली है, वलय वैली जो है ये मंडी में है, वलय वैली, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब तक पुलिस का पेपर ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं इस पार्ट को आपके बीच लाऊंगा, लगातार लाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे के सारे आपके बीच करवाने वाला हूं। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं जब आप पुलिस के पेपर देने जाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, भुंडा त्यौहार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन था कि जो भुंडा त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाया जाता है। तो कुल्लू में कहाँ मनाया जाता है एग्जैक्टली अगर पूछेगा तो कुल्लू के निरमंड में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भुंडा त्यौहार जो है ये कुल्लू के निरमंड में मनाया जाता है। भगवान परशुराम जी को यह त्यौहार समर्पित है। वहाँ पे जो निरमंड में जो है वो भगवान परशुराम जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा जो है ये त्यौहार जो है ये 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कुल्लू के निरमंड का जो भुंडा त्यौहार होता है ये कितने वर्षों बाद मनाया जाता है, ये 12 वर्षों बाद मनाया जाता है। और इस त्यौहार को पहाड़ी लोगों का कुंभ भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस त्यौहार को पहाड़ी लोगों का कुंभ कहा जाता है, तो ये जो कुल्लू के निरमंड में जो भुंडा त्यौहार लगता है इस त्यौहार को पहाड़ी लोगों का कुंभ भी कहा जाता है।
ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे पहले नर बलि दी जाती थी, मनुष्य की बलि दी जाती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इस पे बिल्कुल बैन लगा दिया है। अब जो है वो यहाँ पे पशु की बलि या बकरे की बलि दी जाती है। तो अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, श्रृंगला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? देखिए, श्रृंगला पर्वत चोटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है। श्रृंगला पर्वत चोटी तो लाहौल स्पीति में स्थित है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में और कौन कौन सी चोटियाँ हैं? देखिए, एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन जब कवर होते हैं तो आपको टॉपिक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती। जब तक मैं आपको यहाँ से 100 पार्ट करवा दूंगा, जब तक आपका पुलिस का पेपर आएगा, तब तक आपको ये लगेगा कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की नॉलेज है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो लाहौल स्पीति में इसके अलावा जो श्रृंगला पर्वत चोटी के अलावा जो और भी बहुत सारी चोटियाँ, जैसे मूल किला पीक लाहौल स्पीति में, शिंगला पीक लाहौल स्पीति में है, मुरांगला पीक जो है वो भी लाहौल स्पीति में, गेफांग चोटी हो गया, मनी रेंग चोटी हो गया, ये सारी की सारी चोटियाँ जो ये कहाँ पे लाहौल स्पीति में, शिंगला हो गया, मूल किला हो गया, मुरांगला हो गया, गेफांग हो गया और मनी रेंग की जो हाइट है ये 65-97 मीटर है और ये लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा शिमला ऑप्शन में दिया है, तो शिमला में कुफर चोटी, शिमला में कुफर चोटी पूछी गई थी। चांसल चोटी जो है ये भी शिमला में, और शिमला की सबसे ऊंची चोटी है चांसल शिमला में है। किन्नौर ऑप्शन में दिया है, किन्नौर में जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला, क्या नाम है? शिल्ला। और अगर हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? शिल्ला की जो भैया हाइट है ये 7025 या 7026 कहीं कहीं पे बताई गई है। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिल्ला की जो हाइट है ये 7025 या 7026 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। और शिल्ला जो किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी और हिमाचल प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं बात करता हूँ किन्नौर की चोटियों की, तो किन्नौर में लियो पारगुल चोटी कहाँ पे है? लियो पारगुल जो है वो भी किन्नौर में है। इसके अलावा कुल्लू ऑप्शन में दिया है, कुल्लू की मैं बात करता हूँ, कुल्लू में दियो टिब्बा चोटी कुल्लू में है। शीतीधार पीक जो है, शीतीधार चोटी जो है ये कुल्लू में है। इंदर किला पीक जो है ये भी कुल्लू में है। सोलांग पीक जो है, सोलांग चोटी कुल्लू में है। उमाशिला पीक कुल्लू में है। तो ये सारी की सारी चोटियाँ कुल्लू की थी। डिब्बी बोकरी पिरामिड जो है ये भी कुल्लू में स्थित है। डिब्बी बोकरी पिरामिड जो है ये कुल्लू जिले की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्सर एक बार ऐसा क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है और जितने ज़्यादा इन क्वेश्चन को आप याद रखेंगे उतने ही ज़्यादा आपको ये याद रखेंगे। तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व भाई हिरदाराम का संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से? और लास्ट में मैंने पॉलिटी भी लाया है, ज्योग्राफी भी लाया है, हिस्ट्री भी लाया है। हर सेक्शन हम यहाँ से करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स करेंगे, करंट अफेयर्स स्पेशली रहने वाला है पुलिस के लिए। प्रसिद्ध व्यक्तित्व भाई हिरदाराम का संबंध हिमाचल प्रदेश के अगर मैं बात करता हूँ तो इनका संबंध मंडी जिले से था। देखिए, हिरदाराम जी का संबंध मंडी जिले से था। अब इनका नाम क्यों है प्रसिद्ध व्यक्तित्व, इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि आज़ादी के समय जो है इन्होंने, जैसे रास बिहारी घोष वगैरह होते थे, उनके साथ जो है बहुत अधिक कार्य किया था। और इनका जन्म हुआ था 1885 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1965 में। हिरदाराम जी के बारे में जितना मेरे को पता है तो स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था उसमें इन्होंने अपना बहुत जो है कार्य किया था। क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ। हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पुलिस के पेपर में जो अगर आपको जीके स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको मेरी सीरीज देके जरूर जाना। क्वेश्चन बोल रहा है हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम लोक आयुक्त थे इनका नाम था न्यायाधीश टीवीआर टाटाचारी। न्यायाधीश टीवीआर टाटाचारी हिमाचल प्रदेश के पहले लोक आयुक्त थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके पहले चीफ जस्टिस, पहले मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। तो इनका नाम था मिर्जा हमीदुल्ला बेग। मिर्जा हमीदुल्ला बेग जो है उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश या किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम था लीला सेठ। लीला सेठ जो है हिमाचल प्रदेश की ही और पूरे भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी किसी उच्च न्यायालय की। इसके अलावा गवर्नर को शपथ भी कौन दिलाता है? तो गवर्नर को शपथ भी मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं हाई कोर्ट के। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? तो इनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के? तो इनका नाम है MS रामाचंद्रा राव। तो ये सारी की सारी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर YS परमार किसान स्वरोजगार योजना किस वर्ष दाखिल की गई थी? देखिए, ये वही किसान स्वरोजगार योजना है जो 2014 में आई थी। इस क्वेश्चन के बारे में जो मेरी टेट की सीरीजें चली थी उसमें भी मैं बता चुका हूँ।
तो हिमाचल प्रदेश डॉक्टर वाई.एस. परमार किसान स्वरोजगार योजना जो है ये 2014 में हिमाचल प्रदेश के अंदर आई। इसके तहत जब ये आई थी तो 100 करोड़ रुपया आया था। ये आपने याद रखना है कितने पैसा आया था वाई.एस. परमार स्वरोजगार योजना के तहत, तो 100 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा दिया गया। सारी बातें याद रखनी है, कितना पैसा दिया, क्या बात हुई थी, कॉपी बना लेनी है भाई। अगर आपको जीके, हिंदी, मैथ, इंग्लिश हर एक चीज़ स्ट्रॉन्ग करनी है। मैथ के लिए मैं लाइव क्लासेस लाइव बैच बैठाने वाला हूँ। उसके लिए मैं आपके पास मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है यूथ अध्ययन के नाम से, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए भी आप पहले इंस्टाग्राम यूथ अध्ययन में विजिट करें और वहाँ पर मुझसे चैट कर सकते हैं। तो 2014 में जो है वो किसान स्वरोजगार योजना जो है आई थी और इसके तहत 100 करोड़ आया था। योजना में बोला गया था कि पॉली हाउस बनाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इसके साथ जो मैं बात करता हूँ वाई.एस. परमार जी की, वाई.एस. परमार डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के बागथर नामक स्थान से संबंध रखते हैं। देखिए, अगर मैं वाई.एस. परमार की बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और ये जो है लगातार हिमाचल प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे। ये भी आपने याद रखना है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जो कि पुलिस की परीक्षा में पूछी गई है, जिसका नाम है पॉलेंडर इन हिमालयाज। क्या नाम है? पॉलेंडर इन हिमालयाज, जिनके द्वारा बुक लिखी गई थी। एक यूनिवर्सिटी भी इनके नाम से जो बहुत बार पुलिस के पेपर में पूछी गई है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है, ये सोलन के नौनी में स्थित है। डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985, बहुत बार ये क्वेश्चन पुलिस के पेपर में पूछा गया है, 1985 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा ये सोलन नौनी में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में। इसके अलावा पुलिस के पेपर में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये पालमपुर कांगड़ा में है और इसकी स्थापना चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी की स्थापना 1978 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, निम्नलिखित में से भारत का मशरूम शहर प्रसिद्ध है। तो मशरूम शहर के नाम से जो जाना जाता है, ये हिमाचल प्रदेश का सोलन जाना जाता है। सोलन की बात करता हूँ, सोलन को मशरूम शहर के नाम से तो जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही आएगा। सोलन में जो है वो शूलिनी मेला लगता है। शूलिनी मेला सोलन में लगता है। शूलिनी माता का मंदिर भी जो है वो सोलन में है। जून के महीने में जो है ये मेला लगता है, शूलिनी मेला। और सोलन में इसके अलावा और क्या क्या है, जितना मुझे याद आएगा उतना मैं आपको बता दूंगा। मोहन हेरिटेज पार्क, मोहन हेरिटेज पार्क जो है ये सोलन में है। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड जो वो सोलन जिले में, जिसका नाम है चायल क्रिकेट ग्राउंड, ये सोलन में है। सोलन में जो है वन्य जीव अभयारण्य जैसे कि चायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सोलन में है। दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी मुझे सोलन में लग रही है। एक बार आप इसको चेक कर ले, दरान घाटी सोलन में ही होगा शायद, दरान घाटी भी, और शिमला या सोलन में से होगा दरान घाटी। और अगर मैं बात करता हूँ सोलन की, सोलन में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 5 है। ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सोलन की, मैं आपको बता रहा हूँ। और शूलिनी का जो मेला है ये जून महीने में लगता है, पिछले महीने ही लगा। अब मैं आगे बात करता हूँ जीके से सीधी ज्योग्राफी की। अब हर एक सेक्शन जीके का इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षाओं के लिए। विच इज़ द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन? तो सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह? सूर्य के निकटतम अगर मैं ग्रह की बात करता हूँ तो वह बुध या मरकरी। बुध या मरकरी जो है ये सूर्य के सबसे निकट है। क्वेश्चन कल के लिए आ सकता है। इस बार आया था सूर्य के सबसे निकट। सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर है वरुण। वरुण जो, जिसको हम क्या बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में नेपच्यून बोलेंगे, ये सूर्य से सबसे दूर है। अगर मैं बुध की बात करता हूँ तो ये सूर्य का जो एक चक्कर है, और सूर्य का जब कोई भी ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? परिक्रमण। क्या बोलेंगे? परिक्रमण बोलेंगे। और सूर्य का एक चक्कर सबसे कम दिनों में कौन सा ग्रह लगाता है? तो वो बुध ग्रह लगाता है। कितने दिनों में लगाता है भैया? मात्र और मात्र 88 दिनों में लगाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगी? 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट। याद रखना, 365 डेज 5 आवर्स और 48 मिनट्स। तो ये आपने याद रखना है। तो तभी तो लीप ईयर्स जो है वो 4 साल बाद आता है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा सोलर सिस्टम से और कौन कौन से क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है किस ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार जो कहा जाता है ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे गर्म या सबसे हॉटेस्ट भी हम इसको बोलेंगे, या सबसे चमकीला, सबसे ब्राइटेस्ट ग्रह कौन सा है? तो वो भी शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की बहन या भगिनी ग्रह भी शुक्र को बोला जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो वो भी शुक्र ग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये
क्वेश्चन था। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है नीला ग्रह किसको कहते हैं, तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे भाई 71% तक वह पानी पाया जाता है, तो इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। और लाल ग्रह किसको कहते हैं, तो लाल ग्रह जो कहते हैं ये मंगल को कहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ पृथ्वी की, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जिसको रात की रानी भी कहा जाता है। मून जो है इसका सैटेलाइट है पृथ्वी का। और मंगल की भी दो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस, दो उपग्रह है जिसका नाम है फोबोस और डीमोस। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ। और सौर मंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है बुध है, सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, जुपिटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बृहस्पति। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपने नोट कर लेने हैं। सारे क्वेश्चन मैंने अलग अलग बताए, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार बताया होगा। पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल जो होता है अर्थ का, इसमें जो ऑक्सीजन कितनी % पाई जाती है, तो अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूँ तो 21% और एग्जैक्ट जो पाई जाती है 20.95% पाई जाती है। तो हम 21% इसको बोलेंगे। तो पृथ्वी के वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजन तो पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। नाइट्रोजन 78.8 जो है एग्जैक्ट पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने 78% दिया है। तो सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है इसका नाम है नाइट्रोजन। और दूसरे नंबर पे पाई जाती है ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पे ऑर्गन पाई जाती है। ऑर्गन कितनी पाई जाती है, 0.93% पाई जाती है। और इसके अलावा CO2 पाई जाती है 0.04%। तो ये सारी की सारी आपको याद रखनी है, 4 मैंने बता दी है। इसके अलावा जो अन्य गैसें पाई जाती है वो 0.004% पाई जाती है। तो सारे क्वेश्चन ये आपने याद रखना है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच क्लाउड हैज़ ग्रेटेस्ट वर्टिकल एक्सटेंट, किस मेघ का अधिकतम क्षैतिज विस्तार होता है। इन क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट बनाना है, तभी आप पुलिस बन सकते हैं। और फिजिकल की तैयारी अच्छे से अभी से कर लेनी है। देखिए किस मेघ का अधिकतम क्षैतिज विस्तार होता है, तो ये कपासी मेघ का जो है अधिकतम क्षैतिज विस्तार होता है। अगर मैं क्लाउड्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूँ इसके अलावा, तो ऐसे क्लाउड कौन से हैं जो कपास की तरह दिखते हैं, कॉटन की तरह दिखते हैं, तो वो कपासी मेघ होते हैं, क्यूमुलस क्लाउड होता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि थंडर स्टॉर्म कौन से क्लाउड लाते हैं, आंधी तूफान जो लाते हैं वो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड जो है ये जो है आंधी तूफान लाते हैं। इसके अलावा ऐसे कौन से क्लाउड है जो कंटिन्यू जो है रेन लाते हैं, तो इनका नाम है नीमोस्ट्रेटस। ऑप्शन में भी दिया है नीमोस्ट्रेटस क्लाउड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर आ जाते हैं और पिछले बार आए भी थे पुलिस के पेपर में। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं सबसे ऊंची चोटी की बात करता हूँ तो इसका नाम है माउंट कोशियस्को। माउंट कोशियस्को चोटी जो है, माउंट कोशियस्को पीक जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पीक है। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबेरा और कहाँ पे स्थित है ये आप बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पूछी जा सकती है। अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ये 8848.86 बढ़ गई है। 8848.86 मीटर जो है हाइट है ऑस्ट्रेलिया की, माउंट एवरेस्ट की हाइट की। माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है माउंट एवरेस्ट चोटी, नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट के नाम से नहीं जाना जाता, इसका नेपाल में नाम है सागर माथा। क्या नाम है, सागर माथा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी नदी पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से उत्पन्न होती है। विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी रेंज इन वेस्टर्न घाट। देखिए जो पश्चिमी घाट है ना, वहाँ से एक ब्रह्मगिरी पर्वतमाला आती है। देखिए यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है, कावेरी नदी। 3 स्टेट में बह रही है कावेरी, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। देखिए तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में कावेरी नदी बहती है। कावेरी की सहायक अक्सर पुलिस के पेपर में पूछी थी एक बार। तो कावेरी की सहायक नदियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। कावेरी की जो सहायक नदी है, हरंगी कावेरी की सहायक है, हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, शिमसा नदी कावेरी की सहायक है, और अर्कावती नदी भी कावेरी की सहायक नदी है। और भवानी नदी भी इसकी सहायक है, और अमरावती नदी भी कावेरी नदी की ही सहायक नदी है। कृष्णा की भी पूछ ली थी, कृष्णा ऑप्शन में दिया है तो कृष्णा की भी पढ़ लेते हैं। कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा। घाट प्रभा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। माल प्रभा, घाट प्रभा, ये दोनों की दोनों कृष्णा की सहायक है। जिसमें भी प्रभा आ रहा है तो वो सहायक किसकी है, कृष्णा की है। तो घाट प्रभा और माल प्रभा कृष्णा की सहायक है। भीमा नदी और मूसी नदी, ये दोनों की दोनों किसकी सहायक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा डिस्कस हम लास्ट में करेंगे, फिर आप थोड़े बोरिंग हो जाएंगे। और मैंने वीडियो जो है इसका आकार भी थोड़ा कम ही लाया है, क्योंकि अगर मैं बड़ी वीडियो लाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि एक स्टूडेंट जो है वो 30 मिनट हद से हद पढ़ सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं पढ़ सकता।
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? पहले तो पता होना चाहिए कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें टोटल जो अनुसूचियां हैं, टोटल जो शेड्यूल है वो 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ भारतीय संविधान में ऐसी कौन सी सूची है जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है, तो वह चौथी अनुसूची। देखिए, चौथी अनुसूची फोर्थ शेड्यूल जो है वो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करता है, आवंटन करता है। अगर मैं बात करता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट शेड्यूल की जो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे पहला शेड्यूल क्या बताता है? नेम ऑफ स्टेट या नेम ऑफ यूटी, राज्यों का नाम या केंद्र शासित प्रदेशों का जो नाम है वो पहले शेड्यूल में बात होती है। इसके अलावा तीसरा शेड्यूल यहाँ पे दिया है। तीसरा शेड्यूल जो ओथ और शपथ की, ओथ या शपथ हम जिसको कहेंगे, ओथ को जो है शपथ कहते हैं। यूनियन ऑफ किस किस की शपथ की बात करता है, तो यूनियन ऑफ मिनिस्टर हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, जो संसद के सदस्य होते हैं। इसके अलावा जजेज हो गए हाई कोर्ट्स के, और स्टेट के जो मिनिस्टर हो गए, राज्यों के जो मंत्री हो गए, जजेज हो गए दूसरे हाई कोर्ट वगैरह के। इनके बारे में जो बात करता है ये तीसरा शेड्यूल बात करता है, तीसरी अनुसूची बात करता है। उसी प्रकार छठी अनुसूची भारतीय संविधान की बात करती है। स्पेशल प्रोविजन, विशेष दर्जा दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा को, वहाँ पे जो है। इसके अलावा आठवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस के पेपर में भी पूछी गई है। आठवीं अनुसूची भाषाओं की बात करती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, ये बात करती है। 10वीं अनुसूची बात करती है एंटी डिफेक्शन से संबंधित है 10वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची बात करती है पंचायती राज से संबंधित। और पंचायती राज से संबंधित एक अनुच्छेद भी है जिसका नाम है 73 अमेंडमेंट जो हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, ये पंचायती राज से संबंधित है। और अनुसूची कौन सी? 11वीं अनुसूची। देखिए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ पुलिस का पेपर इतना आसान आने वाला नहीं है। अगर आप सीरियस होकर मेरे साथ तैयारी करोगे तो मैं आपको प्रॉमिस करा रहा हूँ कि आपकी सिलेक्शन 101% में दिलाऊंगा। अगला क्वेश्चन है 159, समानता का अधिकार है एक। समानता का जो अधिकार है यह एक फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स की बात 35 आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक होती है। मौलिक अधिकार जो है इनकी संख्या 6 है। पहले संख्या होती थी 7, कौन सा नहीं है? तो अब जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार होता था उसको हटा के अब 300 के 1 में डाल दिया। किस में डाल दिया है? संपत्ति का मौलिक अधिकार को हटा के 300 के 1 में डाला गया और इसको कानूनी अधिकार बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अगर मैं बात करता हूँ मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों को यूएसएसआर से लिया गया है। और मौलिक अधिकारों में सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 12 से जो 14 से 18 जो है बात करता है समानता का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आता है स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, या अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, तो ये आएगा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार को ही बोलेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। इसके बाद राइट ऑफ फ्रीडम रिलीजन, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है ये 29 और 30 में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसके अलावा आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, या क्या बोलेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए, इसके तहत जो है 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जारी करता है, उच्च न्यायालय जारी करता है रिट 226 के तहत। 5 प्रकार की रिट होती है, 5 प्रकार की रिट होती है, आपने याद रखना है। रिट की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है सभी ने, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं रिट कौन कौन सी। देखिए, खुद भी मैं आपको टारगेट दूंगा। आज मैंने टारगेट दिया है कि रिटें जो होती है ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है पता चलना चाहिए, पेपर में सीधा आएगा कौन सी एक प्रकार की रिट नहीं है, फिर बोलेंगे सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना है, मैं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवा दूंगा। इन प्लेइंग सितार मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस टू। देखिए, जो सितार है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में परावर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को जो सितार है वो साउंड एनर्जी में परावर्तित करेगा। तो साउंड एनर्जी यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये आपने याद रखना है। और इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये भी आपने याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ, और इंस्टाग्राम पे आप यूथ अध्ययन करके मेरा चैनल है YA लोगो, आपको प्रोफाइल दिख जाएगी, तो आप वहाँ से वे ज़रूर जुड़े, फॉलो करें यूथ अध्ययन के चैनल को। वहाँ पे मैं आने वाले टाइम में शॉर्ट्स वगैरह भी डालूंगा, और वहाँ से ही सीधा आप व्हाट्सएप पे भी मेरे से जुड़ सकते हो। तो देखिए, अगर क्वेश्चन इसके अलावा और क्या आ सकता है, ये तो था
क्वेश्चन की सितार बजाएंगे तो यांत्रिक ऊर्जा परावर्तित होगी ध्वनि ऊर्जा में। लेकिन क्वेश्चन आएगा कल के लिए कि ध्वनि ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तो कौन बदलेगा, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन के द्वारा बदला जाता है। इसके अलावा जो है वो डायनमो क्या करता है, डायनमो वाला क्वेश्चन पुलिस के पेपर में आया था तभी बता रहा हूँ। तो डायनमो जो है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, पुलिस के पेपर का ही क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में जो है ये जो है ऑक्जेलिक एसिड का जो है वो प्रयोग किया जाता है। देखिए जब चींटी डंक मारती है तो वो भी एक एसिड छोड़ती है, ये क्वेश्चन भी पुलिस के पेपर में आया है। तो चींटी जब डंक मारती है तो मिथेनॉइक एसिड छोड़ती है, कौन सा एसिड छोड़ती है दोस्तों, मिथेनॉइक एसिड, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चींटी के डंक मारने से कौन सा एसिड आता है, मिथेनॉइक एसिड आता है। इसके अलावा जो है वो अगर मैं बात करता हूँ खट्टे जो फल होते हैं ना, खट्टे जो पदार्थ होते हैं, फ्रूट वगैरह होते हैं, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सेब में मैलिक एमल पाया जाता है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में आने वाले। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। चेचक इसके द्वारा होता है, चेचक किसके द्वारा होता है, तो चेचक तो भाई विषाणु या वायरस के द्वारा फैलता है, स्मॉल पॉक्स। ये क्वेश्चन भी आ रखा है पटवारी के पेपर में। तो चेचक जो फैलता है ये वायरस के द्वारा, किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन जाते जाते देख लेते हैं, अब वीडियो का अंत होने वाला है। कौन सा एक सिंधु घाटी स्थल नहीं है, तो रोपड़ जो पंजाब में पड़ता है ये सिंधु घाटी स्थल है। चनूदड़ो जो पाकिस्तान में पड़ता है ये भी सिंधु घाटी स्थल है। दायमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। लेकिन चेन्नई जो है वो कोई सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। तो राइट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, सिंधु आ जाएगा। देखिए इसके अलावा जो है अगर मैं बात करता हूँ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। क्या यहाँ से मिला ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। मोहनजोदड़ो की अगर बात करता हूँ तो मोहनजोदड़ो भी है, ये भी ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यूनानियों द्वारा अमित्रोचैट्स किसे कहा गया, तो यूनानियों द्वारा अमित्रोचैट्स जो है ये बिंदुसार को कहा गया। और अगर मैं बात करता हूँ बिंदुसार की, तो ये आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था। अंतिम क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आ गया स्लाइड में, तो देख लेते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने दाग और चेहरा प्रथा आरंभ की थी, तो दाग और चेहरा प्रथा आरंभ की थी भैया अलाउद्दीन खिलजी। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसका बचपन का नाम था अली गुरशास्प। अली गुरशास्प इसके बचपन का नाम था। और खिलजी वंश का ये एक शक्तिशाली राजा था। और क्वेश्चन कल के लिए आ सकता है कि भैया बताइए खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो खिलजी वंश की स्थापना की गई थी जलालुद्दीन खिलजी की, किसके द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो ये था, ये आप ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हर हर महादेव का कमेंट, आज सिर्फ आपको एक ही कमेंट करना है, हर हर महादेव। हर हर महादेव ही है जो हमारा पेपर क्लियर करवाते हैं, इनकी ही कृपा है। और इसके अलावा कमेंट में आप ये जरूर लिखिए हर हर महादेव। और जो हर हर महादेव जो हिंदू धर्म से नहीं है वो अपना कमेंट दे सकता है YA+27। तो ये जो है आप कमेंट दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।